हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हम 5 क्लास कर चुके हैं, ये हमारी जो क्लास नंबर 6 रहेगी। इसमें हम करेंगे आंगल मराठा युद्ध, पेशवा और जितने भी मराठों के बारे में, शिवाजी, सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन, पेशवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन और आंगल मराठा युद्ध इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा, पहला क्वेश्चन, शिवाजी ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को पराजित करके भगा दिया था। ठीक है, अब ये 1659 में अफजल खां को पराजित करके भगा दिया, ऐसा आपने पढ़ा है, आपके माइंड में सीधा आएगा हाँ मैम, अफजल खां के साथ उसका आमना सामना हुआ था और शिवाजी जीता था और अफजल खां हारा था। हारा था जरूर, पर क्या उसको पराजित करके भगाया था? नहीं मैम, उसको पराजित करके नहीं भगाया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। और आप अब मना मत करना, आपके माइंड में सीधा यही आया होगा कि पहला वाला राइट है। ठीक है, पहले वाला राइट है। अभी आपको एकदम से याद आया होगा, हाँ उसकी हत्या की थी। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना हमेशा। बस इतना सा पूछा हुआ है, शिवाजी भी दे रखा है, अफजल खां भी दे रखा है, डेट भी सही दे रखी है, दोनों का आमना सामना भी हुआ था और दोनों में से एक पराजित भी हुआ था। पर पराजित करके वो भागा नहीं था, उसको मार दिया था। किसने? उसकी हत्या कर दी थी शिवाजी ने अफजल खां की। दोबारा समझिए, जब हमने देखा था कि 57 के अभियान में, 1657 का एक सालेहर का अभियान होता है। सालेहर अभियान, सालेहर अभियान क्या था भैया? जो ये था ना आपका शिवाजी, ये बीजापुर का साथ देता है इस टाइम, क्योंकि बाद में तो चेंज होता रहता है, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ। यहाँ पे ये बीजापुर के साथ होता है, बीजापुर के साथ। और ये किसके खिलाफ विद्रोह कर रहे होते हैं, किसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं? मुगलों के। बहुत सारी बुक में डेट 6057 और 6059 भी लिखी होती है। ठीक है, पर ज्यादा अगर दोनों पूछी जाए तो आप इस डेट के साथ जाओगे। तो जो है मुगलों के साथ सामना होता है पहली बार शिवाजी का। ठीक है, उसके बाद 1659 में बीजापुर के सूबेदार, ये सूबेदार था भाई बीजापुर का, और मुगलों ने इसको नियुक्त किया हुआ था अफजल खां को। तो ये आता है कहाँ पर? इसके साथ मतलब युद्ध करने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए इसको भेजा जाता है बीजापुर की तरफ से कि जाओ आप शिवाजी की हत्या करके आओ। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद वो बीजापुर के लिए भी और मुगलों को लग रहा था कि वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकता है। तो अफजल खां, जिसका नाम अब्दुल भंडारी था, वो बीजापुर का सूबेदार था उस वक्त। उसने कहा कि मैं घोड़े से उतरूंगा भी नहीं और उसकी हत्या कर दूंगा। उस वक्त इसके साथ एक ब्राह्मण दूत आता है जिसका नाम था कृष्णजी भास्कर। कृष्णजी भास्कर जब इसके साथ आते हैं तो उसके पास नोटिस पहुंचाया जाता है शिवाजी के पास कि आप शिवाजी के पास जाओ और जाके उसको बोलो कि आपसे प्रतापगढ़ में अफजल खां मिलना चाहते हैं और किसी मुद्दे पर मतलब डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसने उसको आके कहा कि आपसे ना अफजल खां मिलना चाहते हैं और किसी मुद्दे पर डिस्कस करना चाहते हैं, और साथ में आराम से ये भी बता दिया कि वो आपको मारने के लिए आए। ये एक ब्राह्मण दूत था। ठीक है, ये ब्राह्मण दूत था, कहीं ना कहीं इसको शिवाजी की तरफ से थोड़ा फेवर था, तो इसलिए इसने इसको सच्चाई बता दी थी। तो जो शिवाजी अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है और वहां पे ये गले मिलता है, क्योंकि ये जो था ना, ये जो व्यक्ति था अफजल खां, ये काफी लंबा तगड़ा इंसान था। और जैसे आप देखते हैं ना, धृतराष्ट्र जब दुर्योधन उसको भीम को पकड़ता है इस तरीके से कि वो उसको कुचल ही देगा, मतलब कुचल ही देता अगर वो तस्वीर उसके सामने ना रखी जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतना गुस्सा था। तो ऐसे ही ये भी है ना, उसको ऐसे पकड़ के इतना कस के जोर के मतलब उसको मारने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो शिवाजी हाइट में थोड़ा कम था, मतलब इतना ज्यादा लंबा तगड़ा नहीं था, इसको औरंगजेब पहाड़ी चूहा भी कहते थे। तो उसको ना जो ये उसको पकड़ के ऐसे दबाने की कोशिश करता है, तो इसके हाथ में जो इसने पहना हुआ था, एक शेर के पंजे की तरह कुछ बोलते हैं उसको, उसमें से छोटे छोटे चाकू निकलते, जैसे ऐसे खोलते हैं हाथ को तो उसमें चाकू टाइप कुछ निकलता था, जैसे रिंग में, और रिंग के अंदर से एकदम कुछ निकलता है। तो इसने उसके पूरे शरीर को ऐसे छील दिया और उसको फाड़ दिया था, अफजल खां को मार दिया था। तो ये कहानी इस तरह से थी। तो कौन मारा गया था? अफजल खां मारा गया था। तो सेकंड है, शिवाजी ने 1600 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां की हत्या की थी। 1600 में तो ना, 1660 में तो उसको औरंगजेब ने भेजा ही था, ये शाइस्ता का उसका मामा था, और 1660 में इसको भेजा ही था। हत्या तो इसकी हुई ही नहीं थी। 1663 में पुणे में इस पर अटैक किया था, मतलब छापा मार पत्ती लगा लीजिए, या छापा मारा था किसने? शिवाजी ने शाइस्ता पर। और इसमें इसका अंगूठा कट गया था, इसका पुत्र फतेह खां मारा गया था और ये भाग गया था। उसके बाद वहां पे उसने इसको यहाँ से हटा दिया था औरंगजेब ने। तो ये कहानी थी।
तो देखिए इसमें आप कौन सा राइट करोगे, कोई सा भी नहीं करोगे तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 1660 में औरंगजेब ने उसको भेजा था, सिर्फ यहाँ पे आया था, और उसके बाद 1663 में इन पर हमला हुआ था और ये भाग जाता है, तो हत्या तो हुई ही नहीं थी, और इसकी हत्या होती है तो इसको पराजित नहीं किया था। तो ये वाला आपको राइट आंसर करना है। शिवाजी ने कोंडाना के किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था। शिवाजी को आगरा में जयपुर भवन में कैद करके रखा गया था। देखिए दोनों ही राइट है। आपने जब पढ़ा है स्टार्टिंग में कि सबसे पहले ये सिंहगढ़ के किले पर कब्जा करता है, स्टार्टिंग जब शिवाजी है वो सिंहगढ़ के किले पर कब्जा करता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका टाइमिंग स्टार्ट होता है वो होता है 1443 से 1646 में। 1646 में फिर ये जो है नेक्स्ट वाला तोरन पर विजय प्राप्त करता है, बहुत सारे किलों पर ये धड़ाधड़ से विजय प्राप्त करता हुआ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो शिवाजी है कोंडाना पर विजय प्राप्त करता है ये 1647 में, ठीक है, 1647 में। ऐसे धीरे धीरे करके ये एक एक किले को जीतता हुआ जाता है, ठीक है, धीरे धीरे करके ये एक एक किले को जीतता हुआ जाता है और आगे बढ़ता जाता है। करीबन इसने 35 किले जीत लिए थे, ठीक है। बाद में जो है संधि होती है उसमें इसने काफी किले अपने खो दिए थे। उसके बाद ये वाली चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इसने कोंडाना वाला किला जीत लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो 1622 में सिंहगढ़, 1646 में तोरन और 1647 में कोंडाना, यहाँ तक जीतता जीतता उसके बाद 56, 57 बहुत सारे किले इसने जीत लिए थे और लास्ट तक इसने 35 किले जीत लिए थे, ठीक है। उसके बाद जब इसकी पुरंदर की संधि होती है किसके साथ, जयसिंह के साथ, तो इसने से 35 किलो में से 23 किले दे दिए थे। तो उसी के बाद जब ये वापस आता है, वापस आकर दोबारा किलों को जीतना शुरू करता है और आने के बाद कोंडाना को सिंहगढ़ जिला ये बना देता है, क्योंकि इसका सिंहगढ़ जिला जयसिंह के पास चला गया था। तो इसलिए ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कोंडाना किले का नाम बदल इसने सिंहगढ़ रख दिया था, ठीक है। शिवाजी को आगरा में जयपुर भवन में कैद किया गया था। जब शिवाजी पुरंदर की संधि के बाद अपने बहुत सारे किले बहुत सारी चीजें जयसिंह को दे देता है और उसके बाद इसको बुलाया जाता है, भी आपको औरंगजेब बुला रहा है, उसका बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, वहां पे बुलाया गया है। तो जब ये वहां पर जाता है तो इसको 5,000 मनसबदार की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। कहाँ तो ये अपने आप को एक अच्छा खासा मतलब शाही राजा मानता था, वह इतना मराठा सरदार मानता था, इतना बड़ा प्रमुख था उनका, और कहाँ इसको 5,000 के मनसबदार में खड़ा कर दिया। तो इसने इस चीज का विरोध किया, जैसे इसने विरोध किया तो इसको पकड़कर जयपुर भवन में कैद कर दिया गया था। बाद में नौरोज अवसर मतलब उत्सव मनाया जाता है, उनका एक फेस्टिवल था जो मुस्लिम का, उस दिन वो वहां से भाग गया था। तो ये राइट है, ठीक है। तो दोनों इनमें से कोई नहीं, नहीं इनमें से दोनों ही राइट है। तो राइट आंसर इसका सी है। शिवाजी ने कोंडाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ बना दिया था। शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया था। नेक्स्ट है मराठा अधिकारी हैं और उनके कार्य हैं। मराठा अधिकारी है और उनके कार्य हैं। तो हमने पढ़ा था शिवाजी ने एक पद बना रखा था अष्टप्रधान, जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। 8 मंत्री जो शिवाजी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और एक सचिव की तरह कार्य करते थे, अपने अपने डिपार्टमेंट में वो कार्य करते थे, शिवाजी के अधीन होते थे, स्वतंत्र नहीं होते थे, और सब अलग अलग डिपार्टमेंट का एक अपना मंत्री हुआ करता था। तो 8 बनाए हुए थे, हमने आठों को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। उसमें से 4 आपको दिए गए हैं, चारों का पूछा गया भी, आप मिलान करके बता दीजिए। आपको एक दो भी आते होंगे तो आप इनमें से मिलान कर सकते हो। देखो पेशवा सभी को पता होता है, पेशवा कौन था, राजा का प्रधानमंत्री। पेशवा सबसे मेन जो पद हुआ करता था, शिवाजी ने जो बनाया था, छत्रपति के बाद सेकंड पद पेशवा का था, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो वो कौन होता था, जैसे आज प्रधानमंत्री होता है तो वो राजा का प्रधानमंत्री होता था। तो डी का 1 आपको कहीं दिख रहा है इसमें, डी का 1 भाई यहाँ पे भी है और डी का 1 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो डी का 1 हमने डी से शुरू किया ना, जो इजी है उससे देख रहे हैं। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी तो वो तो एक तरह से मुझे आता है तो मैं आपको बता दूंगी, बट मैं आपकी इजी के वे के हिसाब से बता रही हूँ। आपको वो चूज करना जो आपको आता हो पहले, ठीक है। इसलिए दोनों ऑप्शन तो यहीं पर कट हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन यहीं पर कट हो जाएंगे। अब आपको दोनों के साथ लड़ना है कि ये कौन सा करूंगा, ठीक है।
अब एक बात देख लीजिए, सर ए नौबत हम बार बार पढ़ रहे हैं, सर ए नौबत, सर ए नौबत। ये एक सेनापति हुआ करता था, चाहे पैदल सेना है, चाहे आपका घुड़सवार है, चाहे नौसेना, मतलब ये क्या होता था, ये एक पूरा सेनापति पद पर हो करता था, ठीक है। तो बी का थर्ड कहाँ है? बी का थर्ड आपको इसमें देखना है और इसमें देखना है, तो इसमें तो नहीं है, ये कट हो जाएगा, और इसमें है तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं पूरा मिलान कराने के लिए। भाई सुमंत दबीर या सुमंत कौन होता था? ये विदेश मंत्री होता था, ठीक है, ये विदेश मंत्री। आप याद कर लो ना, कोई सुमन नाम की कोई औरत है और वो हमेशा विदेश में घूमती रहती है, सुमंत सुमन से याद आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है अमात्य है, जिसको मजूमेदार भी कहा जाता है, मजूमेदार। ये कौन होता था? ये एक तरह से राजस्व मंत्री या आप बोल सकते हैं वित्त मंत्री होता था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए बी सी डी में, तो 4 3 2 1। देखिए, जो आपका सुमंत है वो विदेश मंत्री है, सरे नौबत सेनापति है, अमात्य जो रहेगा वो आपका, अमात्य कौन रहेगा? राजस्व मंत्री है, और पेशवा जो रहेगा वो आपका प्रधानमंत्री है। और सारे अब मैंने आठों आपको लास्ट क्लासों में बता दिए थे, डिटेल, इसकी डिटेल मैंने आपको इसीलिए पढ़ाई थी। और एक बात याद रखना, इस वाले जो टॉपिक मैंने ले रखे हैं, इसमें मैंने प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा उठाए हैं। वो इसलिए उठाए हैं क्योंकि वैसे तो मैंने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दिया, पर बच्चे बीच में कहने लगे कि मैम हमें ना टॉपिक नहीं पढ़ना, हमें तो प्रैक्टिस ही करनी है, एग्जाम नजदीक है। तो आपने कमेंट में नीचे देखा भी होगा, बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें प्रैक्टिस ही करनी है। तो प्रशासन का एक अलग से इसका टॉपिक होता है जो मैंने छोड़ दिया बीच में ही, और मैं आपको प्रैक्टिस कराने लगी, ठीक है। तो उसमें से मैंने इसलिए किया कि आपका ये भी हो जाए, प्रशासन भी हो जाए, और उसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाए। तो मैंने प्रशासन के क्वेश्चन इसमें ज्यादा डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, वो टॉपिक मैंने अभी आपको डिटेल में नहीं कराया यहाँ पे यूट्यूब में, ऐप वाले बच्चों को तो करा रखा है पर यहाँ पे नहीं कराया, ठीक है। तो देखिए, अब ये थे प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले पूछा गया मजूमदार, कुलकर्णी, मिरासदार, बलूटे। अब जिन जिन का नाम आपको पता है उन उनको आप पहले देख लीजिए। जैसे मिरासदार है, ये जो मिरासदार है ना, एक मिनट एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं डिटेल लिखने के लिए, इधर। अब देखिए, जो ये मिरासदार है ये कौन होता था? वैसे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं ना, इतना क्यों दुखी हो रहे हैं भाई। ये जो मिरासदार है ये एक जमींदार होता था, इसको काश्तगार भी कहा जाता था। कौन सा काश्तगार? जिसके पास अपनी खुद की जमीन होती थी, जिसके पास अपनी खुद की जमीन होती थी उसको मिरासदार कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपको याद रखना है, इसके पास खुद की जमीन होती थी, ये मिरासदार होता, तो हाँ आप यहाँ जाके ऑप्शन को क्लिक कीजिए, ठीक है। अब सी का फोर कहाँ है? सी का फोर, वैसे तो इसमें तो एक में ही है शायद, कोई बात नहीं, फिर भी हम आगे ढूंढते हैं, चलेंगे आपकी सहूलियत के हिसाब से। ये तो एक से ही पता चल गया कि भाई ये वाला राइट है, पर फिर भी हम आगे चलेंगे। हाँ, और आपको कौन सा आता है? मैंने आपको पढ़ा रखा कुलकर्णी। कुलकर्णी कौन होता है? जो भूमि का लेखा जोखा रखता है। देखो, एक मिनट, जब तक मेरे को सही से नहीं समझा दूंगी मेरे को सब्र नहीं आएगा। एक तो पाटिल होता था, पाटेल या पाटिल, ठीक है, पटेल या पाटिल। दूसरा कुलकर्णी। एक होते थे चौगुले, ये एक सीरीज चलती थी। गांव का सबसे मेन हेड ये होता था, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स मतलब राजस्व वगैरह लेता था, मेन अधिकारी गांव का यही होता था। न्याय पद, न्याय के कार्य भी पाटिल के हाथ में, पटेल या पाटिल कुछ भी लिखा, न्याय के कार्य भी इसी के हाथ में होते थे। राजस्व टैक्स भी यही लेता था, गांव का मेन अधिकारी भी पाटिल हुआ करता था। उसके बाद कुलकर्णी, कुलकर्णी जो लेख, ग्राम लिपि किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्राम लिपिक, ठीक है। ग्राम लिपि किसको कहा गया है? और इसका जो कार्य क्या था ग्राम लिपिक का? ये जो लेखा जोखा रखता था, ठीक है, लेखा जोखा रखा करता था। चौगुले इसके अंडर में कार्य करते थे, भाई इसके पास काम ज्यादा हो गए तो चौगुले इसके अंडर में काम करते थे। तो ये जो चौगुले क्या करते थे, ये कुलकर्णी के लेखा जोखा पर कार्य किया करते थे, भाई उसकी देख रेख करते थे। और उसके बाद ये पटेल पाटिल की भी हेल्प करते थे। इसकी तो लेखा जोखा की देख रेख तो करते ही थे, भाई इतना सारा रिटर्न वर्क है कैसे कैसे करना है, बट इसकी भी हेल्प भी किया करते थे, ठीक है। उसके बाद एक होते थे
12 वलूटे, कहीं अलूटे लिखा होगा कहीं वलूटे लिखा होगा, तो ये 12 वलूटे ये ग्राम सेवक हुआ करते थे, स्पेशली इनको ग्राम सेवक लिखा होता है। ग्राम सेवा या ग्राम में शिल्प का कार्य ये किया करते थे, तो ग्रामीण स्तर पर ये शिल्पी हुआ करते थे। तो एक हो गया, दो, तीन, और बचा कौन आपका मजूमदार। ये आय व्यय का निरीक्षक करता था, आय व्यय का इन्वेस्टिगेशन, कहाँ से पैसा आया है और कहाँ से पैसा कितना गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए 12 वलूटे और ये आपके ग्रामीण स्तर के शिल्पी होते थे। मिरासदार आपका जमींदार होता था। कुलकर्णी जो है आपका भूमि का लेखा जोखा करता था, और मजूमदार जो है आय व्यय का निरीक्षण करता था। तो ए का आपका मिलेगा थर्ड, बी का मिलेगा आपको फर्स्ट, सी का मिलेगा आपको फोर, और डी का मिलेगा आपको टू। तो देखिए अब समझ आ गया। पाटिल आपसे पूछा जाए कहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पाटिल भी पूछा जाएगा, चौगुले भी पूछा जाएगा, तो मैं आपको पाटिल, चौगुले, कुलकर्णी और वलूटे आपको बता दिए। मिरासदार आपको बता दिए, जमींदार होता था। और उसके बाद मजूमदार जो होता था वो आय व्यय का इन्वेस्टिगेशन, कितना पैसा कहाँ खर्च किया, बीच में कितना घपला हो रहा नहीं हो रहा, वो सारी जानकारी मजूमदार के पास होती थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए जाएगा। नेक्स्ट है, संभाजी ने नीलोपंत को अपना पेशवा बनाया था। ये राइट है भाई। संभाजी कौन थे? शिवाजी के बाद बैठने वाले जो गद्दी पर थे वो संभाजी थे। शिवाजी के बाद कौन बैठा था गद्दी पर? शिवाजी के बाद उसका बेटा बैठा था गद्दी पर। पहले शिवाजी और उसके बाद थे संभाजी। संभाजी इसका बड़ा बेटा था जिसको औरंगजेब ने कैद भी कर दिया था, और लास्ट के दिनों में खुद शिवाजी ने ही इसको कैद कर दिया था पन्हाला जेल में, पन्हाला किले में, क्योंकि ये थोड़ा अभिमानी और घमंडी था, मैंने इसके बारे में बताया था। और उसके बाद में ये एक बाल साहित्यकार के, मतलब दो पक्ष थे इसका, एक तो ये अभिमानी और घमंडी था, और दूसरा पक्ष इसका क्या रहता है कि ये एक बहुत बड़ा बाल साहित्यकार या पूरे विश्व का पहला बाल साहित्यकार था, जिसने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है, वो सब हमने पढ़ा हुआ है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो क्या थी, संभाजी ने नीलोपंत को अपना पेशवा बनाया। ठीक है, और संभाजी को उसके मंत्री कवि कलश के साथ मुगल सेनापति मुकरब खान ने संगमेश्वर में गिरफ्तार किया। ये क्या कह रहे हैं कि संभाजी ने सबसे पहले जो अपना पेशवा बनाया था वो नीलोपंत को बनाया था। ये राइट है। ठीक है, उसके बाद संभाजी का जो मंत्री था, संभाजी का मंत्री लिखा है, या संभाजी का प्रशासन का अधिकारी लिखा है, या संभाजी का सहयोगी लिखा है, तो वो कौन था? कवि कलश या फिर कहीं कहीं रवि कलश लिखा होता है। और इसने क्या किया था कि इसने औरंगजेब का जो बेटा अकबर द्वितीय था वो उसने अपने फादर के खिलाफ बगावत कर दी थी और वहां से भाग गया था। औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय, उसने जो है वो यहाँ पे आ गया था, कहाँ पे? मराठों के पास। और मराठों ने जो है इसको शरण दे दी थी। किसके कहने पर? कवि कलश के कहने पर संभाजी ने उसको यहाँ शरण दे दी। और जब इन्होंने औरंगजेब के बेटे को शरण दी तो इनकी आंखों में ये रड़कने लगे। ठीक है, एक कांटे की तरह चुभने लगे थे संभाजी और कवि कलश, कि भाई जिसने मेरे खिलाफ बगावत की और तुमने उसको शरण क्यों दी। तो उस वक्त तो वो बिजी था, वो गोलकुंडा वगैरह के अभियान में लगा हुआ था, उसने वहीं से धमकी भिजवा दी थी, तो देखूंगा तुम्हें बाद में। ठीक है, तो फिर वो बाद में 1687-88 के आसपास जो है आया था, और उसने इन दोनों को पकड़ा। तो पूछ लेते हैं कई बार, कहाँ पे पकड़ा था? उज्जैन। उज्जैन जो है, उज्जैन के संगमेश्वर। ठीक है, ये लिखा हुआ ना संगमेश्वर, उज्जैन के संगमेश्वर। गांव कौन सा था यहाँ पे? नौवड़ा गांव था, ये नोवाड़ा गांव था। ठीक है, ये वाला यहाँ पे गांव था। उसके बाद ये गांव था, यहाँ पे तो इनको पकड़ा था। फांसी कहाँ दी गई थी? फांसी पुना के कोड़े गांव में, पुना के कोड़े गांव में इनको फांसी दी गई थी मुकर्रब खां के द्वारा। औरंगजेब ने तो पकड़ा था, फांसी उसने खुद नहीं दी थी, मुकर्रब खां के द्वारा इनको फांसी दी गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो गिरफ्तार किसने किया था और किसको फांसी दी थी, ये चीजें याद रखी। तो कुछ भी पूछा जाए आपको याद रखना है। तो ये वाला भी आपका राइट है और ये वाला भी आपका राइट है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैम इसमें तो लिखा हुआ है कि मुगल सेनापति मुकर्रब खां संगमेश्वर में गिरफ्तार कर लिया था। मुगल खां था तो औरंगजेब के साथ यही ना, मेन सेनापति तो यही था, तो ज्यादा रोल तो सेनापति का होता है। बाद में अगर कहा जाए कि औरंगजेब के द्वारा पकड़ाया गया या औरंगजेब के टाइम में पकड़ा गया तो वो अलग बात है। ठीक है, तो मेन तो सेनापति ही आगे होता है सेना को संभालने के लिए। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। तो इसमें राइट आंसर आपका जाएगा, दोनों ही राइट है, तो एक और दो राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है।
जो है 1657 में शिवाजी का मुकाबला पहली बार मुगलों से होता है। 1657 में, अभी हमने बताया था आपको, 1657 में पहली बार जो है मुकाबला पहली बार मुगलों से हो गया। ठीक है, कब हुआ? सालेहर अभियान में हुआ। बीजापुर की तरफ से शिवाजी लड़ने गया था, उस वक्त मुगलों के खिलाफ उसने आंदोलन, वो सॉरी विद्रोह किया हुआ था, तो उनका आमना सामना होता है। 1660 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया गया था। बिल्कुल 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था कि जाओ और उसको क्या करके आओ, उसको मार मूर के एक तरफ करके आओ। 1665 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। नहीं, 1663 में ये इस पर हमला कर दिया था। किसने? जो है आपका शिवाजी ने। शिवाजी ने इस पर हमला कर दिया था और इसके जो बेटा मारा गया था उसका अंगूठा कट गया और ये भाग गया था पुणे से। पर उसके तुरंत तुरंत बाद ही किसने भेज दिया था? जयसिंह को औरंगजेब ने भेज दिया था 64 के आसपास ही। और 65 में इनके बीच संधि हुई थी। तो जो औरंगजेब ने कितने छोटे छोटे से आपसे पॉइंट पूछे हुए डेट के थोड़े, बस आपको ये लगेगा कि हाँ हमने तो पढ़ा है मैडम। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है, तो जसवंत सिंह और उसके बीच ही होती है ना शिवाजी के। तो पर ये शिवाजी के बीच संधि जरूर होती है, पर औरंगजेब ने तो इसको पहले ही भेज दिया था ना, तो वो पॉइंट भी तो याद करना है। तो ये वाला रोंग है। समझ आ गया? 1660 में शाइस्ता खां को भेजा, 1663 में इस पर अटैक कर दिया शिवाजी ने, ये यहाँ से भाग गया। जैसे इसको यहाँ से हटा दिया गया था इस बंगाल से, उसके बाद यहाँ पे जयसिंह को भेजा गया था और जयसिंह को उसके खिलाफ भेजा गया कि भी आप शिवाजी को वहां से मतलब रफा दफा करो। तो इस टाइम 65 में तो इनकी संधि हो चुकी थी, ये तो पहले ही आ चुका था। तो इसमें जो राइट है 1 और 2 मिलेगा आपको, तो ये वाला राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। भाई निम्न कथन कौन कौन से हैं जो हमें विचार करने हैं? निम्न कथन हमारे हैं, एक मिनट, 1659 में बीजापुर के राजा ने अफजल खां के विरुद्ध भेजा था, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं बार बार से कि 1659 में जो है इसको भेजा गया था अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध। ठीक है, अफजल खां ने कृष्ण जी भास्कर को अपना दूत बनाकर भेजा था। बिल्कुल भेजा था। प्रतापगढ़ के निकट वाड़ नामक स्थान पर शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात हुई थी। तीनों ही राइट है। अफजल खां 1659 में आया था। अभी मैंने बताया था कि वो अब्दुल भंडारी नाम उपाधि थी अफजल खां। उसके बाद उसका जो दूत था वो कृष्ण जी भास्कर था। हालांकि शिवाजी के साथ भी दो व्यक्ति गए थे, सैयद बादा और जीव महल, और इसके साथ था कृष्ण जी भास्कर। और कृष्ण जी भास्कर को बुलाने जाता है, तो फिर वे जो उनकी जो मीटिंग फिक्स होनी थी, उन्होंने कहा कि उसको जाके बोलना प्रतापगढ़ के निकट वार नामक स्थान पर हम मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी मीटिंग प्लेस रहा है, तो तीनों ही राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। उपरिस बटाईदार थे। उपरिस बटाईदार थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। उपरिस एक बटाईदार थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। तो वो ध्यान से देखना कि ये एक इनका प्रशासन है। प्रशासन में जो इनकी कृषि व्यवस्था है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मिरास पट्टी मराठा काल का एक उपकर था। मिरास पट्टी को सिंहासन पट्टी भी कहा जाता है। ये सारे ही राइट है। सबसे पहले मिरासदार थे। मिरासदार जो एक जमींदार होते थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी, उनको बेदखल नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके पास अपनी जमीन थी। बट ये वाला जो है उपरिस बटाईदार, इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। बटाई बटाई नहीं, कैसे बंटवारे पे ही रहते थे, पर किसी की खेती कर ली, उग गया, पैसे वैसे को मिल गए, कभी भी इनको भगा दिया जा सकता था। तो जिन्हें कभी भी बेदखल कर दिया जाता था। मिरास पट्टी एक वर्ड आएगा, मिरास पट्टी, ये मराठा काल का एक उपकर है, ये भी राइट है। ठीक है, किसके अंदर था? कृषि के अंदर ही था। मिरास पट्टी को सिंहासन पट्टी भी कहा जाता था, ये भी राइट है। कभी पूछा जाए मिरास पट्टी का दूसरा नाम था सिंहासन पट्टी। मिरास पट्टी क्या होता था? एक तरह का उपकर था मराठा काल में। उपरिस बटाईदार कौन होते थे? जिनको बेदखल किया जा सकता था। ये सारे के सारे ही राइट है। नेक्स्ट है, देखो वही आगे जो अभी हमने डिस्कस किए थे, पाटिल, चौगुले, काम विस्तार और गुमास्ता। पाटिल कौन होता था? पाटिल, पटेल एक ही चीज है। पटेल का सहायक को पाटिल कहा गया, या फिर पटेल भी लिखा आ सकता है। ठीक है, वैसे तो देखो ज्यादातर पटेल ही लिखा आता है, पटेल ही लिखा आता है कि मेन गांव का हेड था। बहुत सारी बुकों में जो है पाटिल भी लिखा आता है। बहुत सारी जो बुक है ना उसमें पाटिल भी लिखा आता है। तो कई बार क्या होता है
कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लिखा तो मेन पटेल या पाटिल में से एक ही आएगा, पर कई बार क्या होता है कि जो पाटिल स्पेशल वर्ड है वो पटेलों की सहायक के लिए आ जाता है, ठीक है, पटेलों की सहायक के लिए। तो वैसे तो मेन हमें जो पढ़ने हैं पटेल पढ़ने हैं, ठीक है। पटेल गांव के मुखिया होते थे, गांव के मुखिया होते थे। पर कई बार पटेल ना लिख के आके पाटिल भी लिखा आ जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, सिर्फ वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, ठीक है। अगर पाटिल लिखा आए या पटेल लिखा है, पटेल आएगा गांव का मेन अधिकारी, और गांव का मेन अधिकारी लिखा है फिर भी पाटिल लिखा है, तो आप उसको भी मिलान में ले सकते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे पटेल का सहायक लिखा हुआ है पाटिल को, ठीक है। उसके बाद चौगुले, चौगुले, ओए सॉरी, मैं भी ना माइंड कहीं है और आपसे बोले बोले कुछ जा रही हूँ। मैंने ये कहा है पाटिल और पटेल एक भी चीज लिखी आती है, पटेल और पाटिल कुछ भी लिखा सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात होगी हमारी, सॉरी, पाटिल और पटेल कुछ भी लिखा आ सकता है, ये बात हमें हो गई है। ये कौन होते थे? गांव के मुख्य अधिकारी होते थे। अब यहाँ से यहाँ पर आना है, ये गांव के मुख्य अधिकारी होते थे, ग्राम के जो गांव के हैं मुख्य अधिकारी जो है पाटिल होते थे या पटेल होते थे, कुछ भी लिखा आ सकता है। उसके बाद चौगले कौन होते थे? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नंबर पे पाटिल या फिर पटेल कुछ भी लिखा है, उसके बाद कुलकर्णी, कुलकर्णी के बाद फिर चौगुले। चौगुले क्या कार्य करते थे? एक तो कुलकर्णी के लेखे जोखे की देखरेख करते थे और एक पाटिल की हेल्प करते थे, तो ये पटेल के सहायक होते थे। उसके बाद काम विरासदार और गुमास्ता, तो आप अगर इन दो को पढ़ा हुआ है और इन दो के बारे में कम जानकारी है तो आप ऑप्शन में जाइएगा और फिर चेक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए का क्या है? ए का है फोर, तो आप फोर को ढूंढिए कहाँ पे है। फोर तो एक में ही है भाई, आपको तो सीधा पहले से ही मिल गया, एक में ही है। पर एग्जाम में थोड़ा सा और टिपिकल बनाए होते हैं, कई बार तीन तीन ऑप्शन सेम दे दिए जाते हैं और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो जाके कहीं जाके अलग से मिलता है। तो इसलिए हमें कई बार कई क्वेश्चनों में तो ऐसा होता है तीन ऑप्शन सेम हो जाते हैं, लास्ट में जाके कोई रियल हमने आंसर मिलता है। कई में ऐसा होता है पहले ऑप्शन से हम ढूंढ लेते हैं, तो वो चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। तो हम हर तरह से प्रिपेयर रखेंगे अपने आप को। तो चौगुले आपको पता है, चौगुले कौन थे? पटेल के, तो यही हो गया। उसके बाद काम विस्तार और गुमास्ता, तो सी का क्या है? टू, और गुमास्ता का सरदेशमुखी। देखिए ये टैक्स वसूलता चौथ और सरदेशमुखी, ये टैक्स था कहाँ पे था? ये मराठों के टाइम में था, टैक्स लिया करते थे। चौथ 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 कर होता था। चौथ वो किससे लेते थे? बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट रही है इनके बारे में, आगे बताऊंगी। और सरदेशमुखी किससे लेते थे? कहते हैं चौथ वाला दो उससे लेते थे जो अपना एरियाज होता था इस पर वो अधिकार करते थे, ठीक है। अधिकार करके उनको छोड़ देते भी, आप अपना टैक्स मतलब कल को हम आप पे दोबारा टैक्स ना करें या आपको अपनी रक्षा करवानी है तो आप हमें क्या करो? चौथ दे देना, मतलब 1/4 अपने में से जो भी आपकी इनकम हो उसको देना। सरदेशमुखी क्या होता था? मराठे ही मराठों से लेते थे, मतलब एक शिवाजी ने अपने आप को कहा मैं मेन सरदार हूँ, मैं मराठों का प्रमुख सरदार हूँ और मेरा कर्तव्य है जितने भी मराठे हैं, कोई पुराने मराठे, मालवी मराठे, जनजाति है बहुत सारी, ठीक है, बाद में बहुत सारे जैसे सिंधिया हैं, ये सारे बनेंगे, जितने भी मराठे हैं उन मराठों में मेन मैं हूँ और मैं सबसे टैक्स लूंगा और मेरा फर्ज है मैं पूरे के पूरे मराठों की रक्षा करूंगा। तो ये सरदेशमुखी मराठों से लिया जाता था। पर चौथ जो है वो आसपास के कहीं से एरिया से भी ले लिया जाता था, हालांकि कई जगह ऐसा लिखा अभी वहां से इन्होंने चौथ भी लिया सरदेशमुखी भी लिया, तो वो अलग चीजें हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, पहले थोड़ी सी स्टार्टिंग में मैंने कुछ अलग लाइन कही थी तो उन पे ध्यान मत देना। जो पाटिल है वो कौन है? ग्राम का मुखिया। चौगुले है वो पटेल के सहायक है। काम विजदार जो है वो क्या लेते थे भी? चौथ वसूलते थे। और गुमास्ता है जो सरदेशमुखी। कई बार आपसे पूछा जाए सरदेशमुखी को वसूलने वालों को क्या कहा जाता था, तो सीधा एक लाइन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सरदेशमुखी को जो वसूलता था उसको क्या कहते थे? गुमास्ता, ठीक है। गुम ना हो जाओ कहीं तुम, इसलिए तुमसे सरदेशमुखी लिया जा रहा है, ऐसे करके याद करना कि मैं मराठा, अपने मराठे कभी गुम ना हो जाए उनके लिए मैं ये कर ले रहा हूँ। दूसरा है काम विस्तार, मुझे तुमसे काम पड़ता रहेगा और इसलिए मैं तुमसे टैक्स लेता रहूंगा, चौथ लेता रहूंगा, ऐसे करके याद कर लेना। तो राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट है मामलतदार जिले का न्यायिक अधिकारी होता था। मैंने ये मोस्टली प्रशासन से क्वेश्चन उठा रखे हैं, तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैम आपने सारे के सारे
प्रशासन से उठाए हुए हैं, क्योंकि इसीलिए इसी भी यहाँ पे कि वैसे तो मैंने टॉपिक पढ़ा रखा आपको दूसरे वाला तो, जिसमें मैंने आपको सारे मराठों के उत्तराधिकारी पेशवा वो सब पढ़ा रखे हैं, पर प्रशासन नहीं पढ़ाया, तो उसी से क्वेश्चन ज्यादा ले लिए, क्योंकि क्वेश्चन से को आने के चांस बहुत रहते हैं यहाँ से। तो पढ़िए, मामलतदार जिले का न्यायिक अधिकारी होता था। मामलतदार जिले का न्यायिक अधिकारी होता था, तो आपने पढ़ा होगा, तो आप बताइए क्या ऐसा था? बिल्कुल था। मामलतदार जिले का न्यायिक अधिकारी होता। पटेल गांव का न्याय अधिकारी होता था। पटेल का जो मेन रोल था वो किससे था? गांव से। मामलतदार का जो मेन रोल होता था वो जिलों से होता था। ठीक है। ऐसा कहते थे इनके सहायक पहले देशमुख हुआ करते थे, पर शिवाजी ने उनको हटा के टैक्स वसूल करने का कार्य दे दिया था। पहले देशमुख जो होते थे वो जिला अधिकारी होते थे, और शिवाजी ने इनको हटाकर किसका कार्य दे दिया था? गांव में टैक्स वसूलने का कार्य दे दिया था। ठीक है। और मामलतदार जिले के न्याय अधिकारी बना दिए गए थे। जिले की पुलिस मामलत के अधीन होती थी। बिल्कुल, गांव की जो पुलिस है वो गांव के पटेल के अधीन होती थी, जिले की मामलतदार के अधीन होती थी। गांव के सारे जो न्याय है वो पटेल के द्वारा किए जाते थे, पंचायत के द्वारा, मतलब पंचायत पंच परमेश्वर होते थे। मेन जो चीजें हैं इसके मेन हेड ये होता था। ठीक है। और मामलतदार जिलों के सारे कार्य यही करते थे। सारे दीवानी तो यही कर लेते पंच परमेश्वर वगैरह, पर जो कुछ ऐसे केसेस थे जो ऊपर जाते थे, फौजदारी वगैरह, तो उनको उनके किसके अंडर में जाते थे? वो मामलतदार के अंडर में ही जाते थे, गांव के भी। ठीक है। मतलब जो फौजदारी वगैरह होती थे, वैसे तो मेन पाटिल के हाथ में होते थे। पाटिल या सरपंच करता या पंच परमेश्वर करता था। अगर उनके चीजों से बाहर वो केस होते हैं तो वो मामलेदार के पास जाते थे। तो दोनों ही राइट है। कभी भी पूछा जाए जिले का न्यायिक मेन हेड कौन था? मामलतदार था। ठीक है। और जिले की जो पुलिस है वो किसके अंडर में कार्य करती थी? मामलतदार के अधीन कार्य करती थी। तो दोनों ही राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चंस है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है कि चौथ टैक्स वसूल करते थे। बिल्कुल वसूल करते थे। ठीक है। चौथ जो है हम देख रहे हैं बार बार, 1/4 ये टैक्स था, और ये जो वसूला जाता था ये कौन करते थे? ये करते थे चौथ। कौन भाई? सरदेशमुखी। ठीक है। सॉरी, सर जो है अभी हमने पढ़ा था, चौथ कौन वसूल करते थे? काम विस्तार। चौथ क्या होता था? चौथ एक तरह से कर होता था। कहीं कहीं इसके बारे में गुंडा राज भी लिखा हुआ है कि गुंडा राज था। इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट कही गई है कि चौथ क्या होता था। सबसे पहले जो चौथ के बारे में कहा गया है कि ये एक ऐसा टैक्स होता था जो विजित अक्षेत्रों से लिया जाता था, जिनको विजित अक्षेत्र मतलब जीते जाते थे। और कुछ के बारे में कहा गया ये सैन्य है। मतलब कुछ स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ अभी की अभी। रानाड़े ने कहा है, रानाड़े रानाड़े ने कहा है कि ये जो एक सैन्य कर होता था, ये सबने अपनी अपनी अलग अलग टैक्स जो बातें कही हुई है, यह एक सैन्य टैक्स होता था। सर देसाई ने कहा है, सर देसाई ने कहा है यह विजित अक्षेत्रों से लिया जाने वाला कर था। विजित अक्षेत्रों से लिया जाने वाला कर था, जाने वाला कर था। उसके बाद यदुनाथ सरकार ने कहा है कि आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये टैक्स दिया जाता था। मतलब कुछ व्यक्तियों को, कुछ एरियाज को ये डर था कि हम पर अटैक ना कर दे और बार बार हमारी कभी हमारी सुरक्षा ना करे दूसरे लोगों से, तो इसलिए ये टैक्स इनको देते थे। तो ये यदुनाथ सरकार ने, सरदेश ने कहा कि जिन क्षेत्रों को जीत लेते थे वहीं से टैक्स लेते थे। और रानाडे ने कहा ये एक सैन्य कर था। तो कोई कुछ भी हो, हमें तो बस याद रखना कि ये चौथ वसूल करते थे। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो बबती है, इस टैक्स को वसूलने के ना 4-5 तरीके हुआ करते थे भाई। जैसे वसूल ले और उसको बांटने के तरीके थे, वसूलने के नहीं। टैक्स को चौथ वसूल करे, किसी से 100 रुपए ले लिए, ठीक है। अब 100 रुपए को कैसे बांटना है, मैं मतलब 100 तो नहीं, कितने भी, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। किसी से 100 रुपए ले लिए, उसको कैसे बांटना है, जो है उसके पास कितना जाएगा, राजा के पास, मराठों के पास कितना जाएगा, पंत के पास कितना जाएगा, और राजा अपनी मर्जी से जो बचा हुआ 3% है वो किसको दिलवाएगा। तो उस तरह से डिवाइड किया गया था इस चौथकर को। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जो बबती था ना, ये बबती, ये 25% राजा के लिए होता था।
25% ये किसके लिए होता था, ये राजा के लिए होता था। याद रखना, सहोत्रा जो होता था वो 6% पंच सचिव के लिए होता था। और नान गोंडा जो होता था, नान गोंडा वो राजा की इच्छा पर निर्भर होता था। और मोकासा जो होता था वो 66% सरदारों के लिए होता था। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि चौथ को वसूल कर लिया, जिसमें से 25 रुपए राजा के हो गए। ठीक है, सीधा उसमें किसी का कोई रोल नहीं, राजा के पास जाएंगे। उसके बाद सहोत्रा 6% पंत सचिव के पास जाएंगे। ठीक है, जो सचिव पंत थे उनके पास 6% जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 3% और 3% ऐसे याद कर लेना, वो अपना गुंडागर्दी के लिए राजा 3% अपनी इच्छा से किसी पर भी दिलवा सकता था जो उसको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद मोकासा, ये 66% जो सबसे ज्यादा जाता था, ये मराठा सरदारों के लिए जाया करता था। ठीक है, जो भी सारे कार्य करते थे। तो ये था चौथ को वसूल करने के बाद डिवाइड कैसे करते थे वो पैसों को। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी। मोकासा एक तरह की जमीन भी हुआ करती थी, जागीर भी होती थी। तो ये चीजें आपको एक एक वर्ड के दो मीनिंग मिल जाए तो वो कंफ्यूज मत होना। मोकासा जागीर भी होती थी और मोकासा मराठा सरदारों के लिए जो वो बंटवारा भी होता था। ठीक है, चाहे वो पैसों का लगा लीजिए, चाहे वो जमीन का लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो जमीन भी मिलती थी उनको और नगद भी मिला करता था चौथ में। तो ये वाली चीजें आपको याद होगी। तो अभी हम मिलान करते हैं। फर्स्ट का 4 एक ही है भाई, फर्स्ट का 4 और सेकंड का जो है 1 होगा, सी का जो है 2 होगा और डी का जो है 3 होगा। तो राइट आंसर आपका ये है ए ऑप्शन। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह के लिए पतदाम नामक एक कर लगा रखा था। बिल्कुल, पेशवा थे ना जो, उन्होंने विधवा के अगर दोबारा विवाह करेंगे तो उसको एक टैक्स देना होगा, जिसको पतदाम टैक्स कहते थे। तो ये राइट है। कर्जा पट्टी भी एक टैक्स होता था। कर्जा पतदाम भी पूछा जाए, पतदाम मराठा काल में क्या होता था, तो याद रखना एक टैक्स होता था। कर्जा पट्टी क्या होता था, एक तरह का टैक्स होता था। कई बार पूछे ना कि कर्जा पट्टी क्या कोई कृषि व्यवस्था थी, क्या कोई सैनिक व्यवस्था थी, क्या कुछ कुछ भी नौसेना थी। तो आपको याद रखना कर्जा पट्टी, जमींदार बहुत कर्जा लेते थे लोगों से, तो एक तरह का क्या था, उनके ऊपर लगाया जाने वाला कर था। उसके बाद दोनों ही राइट है, तो आपके लिए ये वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है और आपसे पूछा गया है, राजस्थान में मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी की वसूली की मांग नहीं की। बिल्कुल नहीं, वो राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी कोई टैक्स नहीं लेते थे। रीजन क्या था कि वहां से खानदानी टैक्स लिया जाता, मामलत भी लिखा हुआ है, खानदानी टैक्स आता था वहां से, जिसको खराज भी कहते हैं। तो राजस्थान से वो चौथ नहीं लेते थे ना सरदेशमुखी लेते थे, खराज लिया करते थे। या फिर मामलत लिखा है या फिर खानदानी टैक्स लिखा है, कुछ भी लिखा सकता है। ठीक है, केवल अजमेर ही मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। वैसे तो उन्हें राजस्थान पर कोई अधिकार नहीं किया हुआ था, वो खुद से टैक्स देते थे। पर अजमेर पर उन्हें डायरेक्ट वो है, पूरे के पूरे राजस्थान में जो हम अजमेर को पढ़ेंगे तो अजमेर पर उनका नियंत्रण था, सिर्फ इस वजह से कि सहूलियत की वजह से, कि वो सारे एरिया की आसपास की देखरेख कर सके। तो दोनों ही राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी की सेना में केवल हिंदू सैनिक होते थे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पुर्तगाली भी होते थे, ईसाई भी होते थे। शिवाजी के सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, ये भी रोंग है। शिवाजी हमेशा अपने सैनिकों को नगद वेतन देने में विश्वास रखता था। वो सामंती व्यवस्था को पसंद नहीं करता था, जागीर पसंद नहीं करता था। आगे पेशवाओं ने आके जागीर स्टार्ट कर दी थी, पर जो है सामंत व्यवस्था शुरू कर दी थी पेशवाओं ने। पर शिवाजी के काल में सामंत व्यवस्था नहीं थी, वो जागीरदारी चीजों को नहीं पसंद करता था, नगद वेतन देता था। किला प्रशासन में 3 अधिकारी चलाते थे, ये बिल्कुल राइट है। 3 अधिकारी होते थे, हवलदार, सरे नौबत और तीसरा कौन था, फर्स्ट सेकंड। थर्ड जो रहेगा वो था सरे नौबत के बाद सबनवीस हवलदार, सबनवीस हवलदार। यही सारा कार्य करते थे। मैंने आपको क्लास में भी, यूट्यूब पे जो लास्ट क्लास है उनमें भी इसके बारे में बताया हुआ है कि जो हवलदार है, सर ए नौबत है, ये मराठा हुआ करता था। और ये जो सबनवीस हवलदार होता है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण हुआ करता था। तो ओनली थर्ड राइट है इसमें, तो ओनली थर्ड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पुणे में पेशवा का सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहते थे। बिल्कुल, जो पुणे में सचिवालय हुआ करते थे ना, तो उसको हुजूर दफ्तर कहते थे। तो उसका जो नाम क्या था, वो हुजूर दफ्तर था। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट जाएगा। राइट आंसर जो आपका, एक मिनट, क्या जाएगा, फर्स्ट। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। संभाजी ने एक नया प्रतिनिधि सृजित किया था। एक पद बना था, प्रतिनिधि पद, और वो संभाजी ने नहीं बनाया था, राजा राम ने बनाया था। और वो आपने पढ़ा भी है कि राजा राम ने उसको साहू की जगह, वो साहू को अपना प्रतिनिधि मानता था, क्योंकि साहू की जगह उसको, साहू छोटा था, उसकी माँ येसोबाई ने उसको गद्दी पर बैठवाया था, किसको, राजा राम को। और उसका हमेशा कर्जदार वो रहता था, तो उसने कभी भी अपने आप को क्या नहीं किया, राजा नहीं माना, मराठा नहीं माना, गद्दी पर नहीं बैठा, छत्रपति नहीं माना। ठीक है। और उसने हमेशा मतलब सिंहासन को नहीं बैठा, और साहू के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता था। तो संभाजी ने ही साहू, वो यहाँ पे राजा राम आएगा, तो ये रॉन्ग है। तो आपका राइट है जो ओनली ओनली फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, 22 जून 1665 में मुगल प्रतिनिधि राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। बिल्कुल हुई थी, ये तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं कि पुरंदर की संधि जो होती है, कहाँ जाएगा, पुरंदर की संधि जो होती है वो किस किस के बीच होती है, वो 22 जून को इसी के बीच होती है, जयसिंह और शिवाजी के बीच। इस संधि में हमने पढ़ा था 35 किलो में से 23 किले चले जाते हैं इसके। इस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने रायगढ़ का किला मुगलों को नहीं दिया था, नहीं रायगढ़ नहीं दिया था, रायगढ़ का किला इसके पास ही रहा था। ठीक है, सॉरी ये राइट, तो दोनों ही इसके अंदर राइट है, एक और दो दोनों ही राइट है। नेक्स्ट है पेशवा। देखो ये हमने संघ पढ़े थे, और उन संघ को ही आपको थोड़ा सा मिलान करने के लिए आपसे पूछा गया है। और बहुत इजी है, अगर आपने एक बार, मैंने जो संघ पढ़ाए थे आपने अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो एक बार से सीधा क्वेश्चन, तो बहुत बार एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो देखिए, पेशवा, सभी को पता है पेशवा का कार्यालय पूना में था। हम बार बार पढ़ते हैं पेशवा पूना, पेशवा पूना। अब देखिए, इजी है, एक का थर्ड ऑप्शन है, तो एक का थर्ड ऑप्शन पे जाइए आप। ठीक है, ये वाले में भी थर्ड है और ये वाले में भी थर्ड है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गई, तो दोनों के साथ जंग लड़नी है आपको। अब इसमें से आपको कौन सा थोड़ा थोड़ा याद है, जो मैं आपको याद कराती हूँ, मेरा मानना ये है कि आपको ये वाला थोड़ा याद होगा। होलकर इंदौर से थे, है, और ई, इस तरह की सेम साउंड है इनकी, मतलब सेम साउंड नहीं, सेम शकल है इनकी, सेम शकल है। तो उस तरीके से आप इनको जाओगे इनके साथ, तो सी का वन किस में है, सी का वन इसमें है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। फिर भी अपने एक तरह से सेटिस्फेक्शन के लिए आप चारों को मिलान करके देखोगे, क्योंकि आपको चारों आने चाहिए, चार पांच जितने भी, इसमें तो पांच है भाई। तो उसके बाद जो है ये ए का थर्ड हो जाता है भोसले। भोसले के बारे में हमने पढ़ा नागपुर। ठीक है, नागपुर में भोसले। नेक्स्ट होलकर हमने कर लिया। गायकवाड़, बड़े बड़े गायकवाड़, बड़ौदा बड़े बड़े गायकवाड़, ऐसे करके। सिंधिया जो है वो है ग्वालियर से। मैं ये क्या थे, ये बाद में बाजीराव जो है प्रथम ने एक होल, सॉरी, बाजीराव प्रथम ने मराठों का एक अलग अलग संघ बना दिए थे। और जो चार उसने संघ बनाए थे, जिसमें स्पेशली कौन कौन थे, नागपुर में, बड़ौदा में, ग्वालियर में, इंदौर में, चार संघ बनाए थे, जिनके अलग अलग एरिया दे दिए थे, अलग अलग संस्थापक दे दिए थे, अलग अलग वंश थे, क्योंकि बहुत सारे मराठों के बहुत सारे वंश थे, जिसको मैं आप कह रही थी ना कि जो है शिवाजी टैक्स लिया करता था, कि मैं मेन मराठा हूँ और जितने भी और वंश है सब टैक्स देते थे। तो इसने सबको अलग अलग चार डिपार्टमेंट बना दिए थे, और थे तो सारे मराठा ही, बाद में इनके बीच भी लड़ाई होने लगी थी, बट स्टार्टिंग में सिर्फ उनमें से एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए मराठों को तो ये संघ बनाए थे। तो ये वाला आपका राइट है। ठीक है, तो याद रखना, पेशवा पुना से थे, भोसले नागपुर से थे, होलकर इंदौर से थे, गायकवाड़, ऐसे याद करो, बड़े बड़े गायकवाड़, सिंधिया जो है आपके ग्वालियर से थे। राणा जी सिंधिया जो बनते हैं, इसके राणा जी ये मल्हार राव होलकर बनेंगे, यहाँ के मल्हार राव होलकर। ठीक है, यहाँ के रघु जी भोसले थे, नागपुर के रघु जी भोसले। ठीक है, पिलाजी गायकवाड़ थे यहाँ के। तो वो सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में है क्या, इसी के अंदर है भाई ये। तो देखिए, अब हमसे ना सैनिक व्यवस्था के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हम करने जा रहे हैं वो ध्यान से देखिए। सैन्य व्यवस्था क्या थी, सिलहदार, बारगीर, पायक, पंच हजारी, नायक। अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत से कर दोगे। ये वाली एक सैनिक व्यवस्था ले रखी थी, मैं आपको थोड़ा सा कहाँ बता देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो कि हमने जो पढ़ा था, एक पैदल सेना थी, पैदल सेना,
पैदल, ठीक है, पैदल सेना थी। उसके बाद एक थे घुड़सवार, घुड़सवार। उसके बाद एक थर्ड थी नौसेना। तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इन दोनों में से पूछे गए हैं। मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है, ये अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें देखिए, ये जब शिवाजी पढ़ाया था तो शिवाजी वाले में, फर्स्ट क्लास में ही है, फर्स्ट से शायद सेकंड में हो या फर्स्ट में हो। तो ये देखिए, इसमें जो ना पहला, सबसे पहले इनका मेन हेड था सर ए नौबत, सर ए नौबत। इसमें भी सर ए नौबत, इसमें भी सर ए नौबत। उसके बाद सप्त हजारी, सप्त हजारी। उसके बाद जो रहेगा एक हजारी। ये डिपार्टमेंट भी इतने, इसके पास 7,000 होंगे, इसके पास 1,000 होंगे। इसके बाद जुमलादार, इसके पास हवलदार, और हवलदार के बाद नायक। ध्यान से देखना, सरे नौबत सबसे बड़ा, और इस सेना के प्रत्येक व्यक्ति को पाइक कहते थे, पाइक। ये घुड़सवार है, घुड़सवार में यहाँ पे सप्त हजारी ना हो के पंच हजारी था, पंच हजारी। पंच हजारी के पास एक हजारी, एक हजारी के बाद जुमलादार, जुमलादार के बाद हवलदार। बस इतना, तो इसमें कोई नायक वायक नहीं था। यहां से हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से देखो, फिर मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ। पहले पंच हजारी, इधर सप्त हजारी, इधर भी एक हजारी, इधर भी एक हजारी, इधर भी जुमलादार, इधर भी जुमलादार, इधर हवलदार, इधर भी हवलदार। यहाँ पे नायक नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे। बस यहाँ पे सप्त हजारी की जगह पंच हजारी है। सरे नौबत इसका भी प्रधान है, सरे नौबत इसका भी प्रधान है। इस घुड़सवार को दो डिपार्टमेंट थे, एक तो बरगीर, बरगीर आगे पढ़ाऊंगी इस क्वेश्चन के अंदर है, और एक था सिलहदार। ये सिलेदार जिनके पास अपने अस्त्र शस्त्र, अपनी घोड़ा, अपनी सब कुछ सेना वगैरह होती। बागीर जो होते थे अपने अस्त्र शस्त्र और अपने घोड़े होते थे, और ये बरगीर जो राजा इनको प्रोवाइड कराता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसको कहते थे पाइक, और यहाँ पे जो बोलते थे वो बोलते थे पागा, घुड़सवारों को। तो अब चलना अपने क्वेश्चन पे। पहले तो ये दोनों देखो, पहले तो ये दोनों देखो, मैंने अभी आपको बताया, सिलहदार जिसके पास अपने अस्त्र शस्त्र, अपने घुड़सवार होते थे, तो यहाँ पे आ जाइए। बरगीर जिसके पास राजा प्रोवाइड कराता था, तो यहाँ पे आ जाइए। ठीक है। पाइक, पाइक क्या था, प्रत्येक पैदल सेना को पाइक कहते थे। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति था उसको पाइक कहेंगे, भाई वो पैदल सेना का पाइक है। तो सबसे छोटा यही हुआ ना, तो पाइक में सबसे छोटा सैन्य पद था। ठीक है। उसके बाद पंच हजारी, पंच हजारी से ऊपर कौन सा पद था, सरे नौबत का, सेनापति का सबसे बड़ा। उसके बाद पंच हजारी, एक में सप्त हजारी था, एक में पंच हजारी, पर हमसे यहाँ सप्त हजारी नहीं पूछा हुआ, हमसे पंच हजारी पूछा गया। सप्त हजारी अपने डिपार्टमेंट का था, पंच हजारी अपने डिपार्टमेंट का था। तो ये पंच हजारी दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पद। उसके बाद बचता है नायक, नायक जो सबसे लास्ट में आया था, तो नायक। उसके बाद ये जो नायक है दूसरा सबसे छोटा, सबसे छोटा पाइक, दूसरा सबसे छोटा नायक। उसके बाद आता है दूसरा सबसे बड़ा जो रहेगा आपका पंच हजारी। सबसे बड़ा पूछा जाता तो सारे नौबत आता। ये राइट आंसर है। ऐसे आपको इसका पूरा का पूरा जो है प्रशासन पढ़ना होता है, या इसकी सैन्य डिपार्टमेंट पढ़ने होते हैं। सिलेदार ऐसे याद करना, वो सील कर अपने आप ही कपड़े पहनते थे, मतलब अपने आप जो कार्य कर रहे हैं, मतलब अपने उनके पास अस्त्र शस्त्र और घुड़सवार हुआ करते थे। तो राइट आंसर ए का मिलेगा आपको 4। ये रहा, ए का 4 है। जो इसके ऑप्शन जो एग्जाम में थोड़े टफ आते हैं, तो इसके ऑप्शन पे मत जाना, क्योंकि कई, मैंने अभी आपको बताया, कई बार तो तीन तीन सेम ऑप्शन हो जाते हैं और फिर एक एंड में जाके मिलता है। बरगी है जो बारगी, बरगीर, बरगीर जो होता था, जो राज्य ने दिए थे उसको। तो ये वाला ही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, राइट ऑप्शन यही है इसका। अब तो समझ आ गया होगा, सरे नौबत सबसे बड़ा पद था। उसके बाद पंच हजारी लिखा आ सकता है या सप्त हजारी लिखा आ सकता है। उसके बाद आपका जुमला एक हजारी लिखा आएगा, उसके बाद जुमलादार, उसके बाद आपका हवलदार, उसके बाद नायक। ठीक है। और उधर उसको पाइक बोलते हैं पैदल सेना को, और जो आपका घुड़सवार वाले को यहाँ पागा भी लिखा आ सकता था। ठीक है। और यहाँ पे पाइक भी लिखा आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो ये राइट है। नेक्स्ट है, देखो ये कुछ बुक्स हैं और कुछ राइटर हैं जो आपको याद करने हैं। इसमें मराठी शाही तिलक राजनीतिक बुक है, ये रामचंद्र पंत के द्वारा, मराठा शाही तिलक राजनीतिक, ये बुक रामचंद्र के द्वारा लिखी गई। राधा माधव विलास चंपू, जयराम पिंडे के द्वारा। नुस्खा ए दिल कुसा, भीमसेन के द्वारा। राज व्यवहार कोश, रघुनाथ पंडित के द्वारा। देखो मेरे को तो सबसे पहले ये वाली बुक याद हुई थी,
दिल खुश हो जाता है जब वो भीम की तरह आता है, भीम की तरह लड़ता है, कुछ भी करके। ऐसे ही मैंने साउंड से कुछ भी याद किया हुआ था, तो मैं तो नहीं भूली उस दिन से, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन में मिला लीजिए जो आपको सबसे इजी लग रहा हो, ठीक है। उसके बाद इसका व्यवहार, राज व्यवहार बहुत अच्छा है, जिसका वो कौन था, रघुनाथ था। जिसका व्यवहार बहुत अच्छा था वो रघुनाथ था। तो ऐसे करके आप ऑप्शन को मिला सकते हैं। इसमें जाएंगे आप सी के थर्ड के साथ, तो सी में थर्ड दो ऑप्शन में है, इधर भी है इधर है, तो ये दोनों तो कट हो जाते हैं। उसके बाद आप जाओगे डी, जिसका व्यवहार अच्छा है, तो रघुनाथ है। तो रघुनाथ है, रघुनाथ कौन है, इधर फोर, ठीक है, इधर फोर है। तो राइट आंसर मतलब एक दो तीन चार ये वाला, इसके साथ ही मिलान है करना। आगे समझ। बुक है, उनके राइटर आपको याद करने हैं, रट्टे भी मार सकते हो, ट्रिक कैसे भी एक दूसरे से कनेक्ट करके भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, संभाजी ने सेना करते एक पद का सृजन किया था। संभाजी ने सेना करते तो कोई पद नहीं बनाया था, क्योंकि ये जो सेना करते पद तो ये साहू ने बनाया था। ये कहानी मैंने आपको बता रखी है कि साहू को गद्दी पर बैठाने में सबसे ज्यादा रोल बालाजी विश्वनाथ का, और उसने अपनी तरफ ताराबाई के मंत्री जादव, जो क्या नाम था उसका, धनाजी जादव, धनाजी जादव को अपनी तरफ मिला लिया था, और इन्होंने जो है साहू को गद्दी पर बैठाया था और ये साहू के लिए हमेशा लॉयल रहा था। तो जो धनाजी जादव का बेटा था चंद्रसेन जादव, वो हमेशा ताराबाई का सहयोग करता था। तो ये बात साहू को पता चल गई थी। तो साहू ने सेनापति की शक्ति को कम करने के लिए एक पद बनाया था, जिसको सेना करते पद कहते हैं, और जिस पर बालाजी विश्वनाथ को उसका प्रमुख बना दिया था। तो ये आपको याद रखना है। साहू ने सेना करते पद पर विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया था। ये राइट है, तो ओनली टू राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई ये मराठा सरदार है जो पहले पहले अपने कहाँ कहाँ से संबंधित थे, बाद में एक संघ बने थे वो अलग चीज है, पर पहले जो मराठा सरदार है वो कहाँ कहाँ से संबंध रखते थे, ये ध्यान से अपने देखना है। तो देखिए, नाभाजी सिंधिया कहाँ से थे, मालवा से। निम्बालकर दभाड़े कहाँ से थे, निम्बालकर औरंगाबाद से। और दभाड़े कहाँ से थे, गुजरात से। और आंग्रे कहाँ से, तो गुजरात, ये मतलब कोंकण से। ये बाद में तो इन्होंने कहीं भी रहे हो, पर जो स्टार्टिंग इनकी जन्म हुआ था, ये रहते थे तो वहां से। तो कभी सिंधिया कहाँ से बिलोंग करते थे, तो मालवा से। हालांकि बाद में सिंधिया जो हमने पढ़ा है वो बाद में चेंज हो गए थे, अपना संघ अलग बनाया था, पर सिंधिया मालवा से थे। निम्बालकर औरंगाबाद से, प्रॉपर मालवा ही कहा जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो निम्बालकर औरंगाबाद से, दभाड़े थे जो गुजरात से, और आंग्रे थे जो कोकण से। ये सरनेम है उनके, वंश हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। युद्ध है, युद्ध हमने पढ़े हुए हैं। ये सारे के सारे युद्ध जो है ये बाजीराव प्रथम के टाइम में हुए थे। बाजीराव प्रथम जो है 1720 से गद्दी पर 1740 में बैठेगा तक बैठेगा, और चारों के चारों युद्ध है उसी के काल में होते हैं। सुकरखेड़ा का युद्ध है 1724 में। ये कब हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मुगल में से सभी अपने आप को आजाद कर रहे थे सूबेदार, और स्वतंत्र एक राज्य स्थापित कर रहे थे। तो यहीं पर निजाम भी अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे। तो 1724 में निजामों ने अपने आप को स्वतंत्र किया था हैदराबाद में 1724 में। और जिसने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था, और इसमें बाजीराव प्रथम ने उनकी मदद की थी। और सूबेदार मुबारिक खां था जब इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। मुगल सूबेदार उसका मुबारिक खां था। और निजाम अपने आप को अलग करना चाहते थे युद्ध में। मराठों ने इनकी हेल्प की थी हैदराबाद के निजाम को अलग स्वतंत्र राज्य बनाने में। तो ये राइट है। पालखेड़ा का युद्ध, तो पालखेड़ा का युद्ध होता है 1728 में। रीजन यही था, सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठों ने हेल्प की थी उसकी निजामों की, और चिनक्लिज खां नाम था उसका, चिनक्लिज खां। चिनक्लिज खां को इस शर्त पर हेल्प की थी कि आप हमें चौथ दोगे, टैक्स दोगे। और 1728 तक आते रहने इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया था। जब इन बाजीराव प्रथम को ये बात पता चलती है कि हमें टैक्स तो दे ही नहीं रहा, प्लस में ताराबाई की हेल्प कर रहा है, तो जाके इनके खिलाफ युद्ध किया गया था, जिसको पालखेड़ा का युद्ध बोलते हैं। उसके बाद होता है भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध पालखेड़ा के युद्ध के 10 साल बाद निजाम के साथ ही होता है, जो 1738 में होगा, और इन्हीं के साथ होता है पालखेड़ा का युद्ध। इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि जो 1737 में बाजीराव प्रथम दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाके वो बहुत सारी अपनी शर्तें हैं उनको मनवा के लाएगा वहां के बादशाह से। और ये जो मैसेज है वो उसको भेजता है, किसको, निजाम को भी, तुम्हारा जो ये तुम्हारा दुश्मन हमें परेशान करने आ रहा है, और तो कोशिश हो सके हम दोनों मिलकर इनके खिलाफ युद्ध करते हैं। और
और बाद में 1738 में है निजाम मुगल बादशाह वर्सेस किसके साथ युद्ध होता है, बाजीराव प्रथम के बीच युद्ध होता है, जिसके भोपाल का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है डभोई का युद्ध। डभोई का युद्ध मैंने पढ़ाया था आपको कि ये गुजरात गुजरात एक इलाका था जहां से मराठे चौथ वसूल करते थे, और वहां पे इन्होंने एक टैक्स अधिकारी बना रखा था अपना, जिसका नाम था त्र्यंबक राव दभादे। जो भी हमने पढ़ा ना, गुजरात से बिलोंग करते थे दभादे, तो वो यहाँ पे एक टैक्स अधिकारी था। उसने कहा मैं मालवा से भी टैक्स लूंगा और गुजरात से भी लूंगा, तो मेरे को दो केंद्र चाहिए, जिस वजह से इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। इसने निजाम के साथ हाथ मिला लिया था। किसने? जो आपका डभोई है, त्र्यंबक राव दभादे ने जाके निजाम से हाथ मिलाया। निजाम तो इनके दुश्मन ही थे, तो उनसे हाथ मिलाया कि मेरे को गुजरात के साथ मालवा भी दिलाओ। तो डभोई के युद्ध होता है किसके साथ होता है? त्र्यंबक राव दभादे के साथ। तो जो ये युद्ध होता है ये होता है 1731 में। तो अभी राइट आंसर जाएंगे पहला 24 में। पहले का दो ऑप्शन है, तो ये राइट है, 2 3 4 1। ठीक है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। 1656 में शिवाजी ने चंद्र राव से जावली को जीत लिया था। बिल्कुल राइट आंसर है ये। जब शिवाजी किलों को जीत रहा था, धड़ाधड़ धड़ाधड़ से इसने बहुत सारे किले जीते हैं, तो जब ये किलों को जीत रहा था तो इसने ना इसको जावली को जीता था 56 में। 47 तक तो मैंने आपको बता दिया था, 47 तक तो इसने किसको जीता? कोंडाना तक। जैसे 43 में, 1643 में इसने किसको जीता था? सिंहगढ़ को। ध्यान से, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद 46 में इसने तोरन को जीता था। बहुत बार कहा गया है बुक्स में कि इसने रायगढ़ पर भी जीतने की कोशिश की थी, पर हालांकि बाद में विजय हुई थी, कब्जा बाद में हुआ था। और उसके बाद जो है 1647 में इसने कोंडाना को जीता था, कोंडाना को। और फिर जो है 1600 हमसे पूछा गया 56, ठीक है, 1656 में इसने जावली को जीता, और जावली के साथ साथ इसने जो है, और 1656 की बात है, 56, 1656। इससे पहले इसने 1654 में पुरंदर को जीत रखा है, और 1656 में जावली जावली और यहीं पर इसने रायगढ़ को जीता था, रायगढ़ को, बुरुमगढ़ भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए 1656 में शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य है इसका पूरा नाम, की हेल्प से जावली, मतलब चंद्रराव मौर्य यहाँ पर था, तो इसने जावली को जीत लिया था, इसको हराकर चंद्रराव मौर्य को। ठीक है, अप्रैल 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये भी राइट है। पहले इसने जावली को जीता, फिर रायगढ़ को जीता, फिर इसको अपनी कैपिटल बनाया। तो एक और दो दोनों ही राइट आंसर हैं, तो ये दोनों ही राइट आंसर है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। बिल्कुल राइट है। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। राइट है। मराठे तोपखाना के नेतृत्व में इब्राहिम गारदी ने किया था। ये भी राइट है। इस युद्ध के समय मराठों की सेना के साथ स्त्रियां और नौकरे बहुत सारी संख्या में गए थे। तो पानीपत का युद्ध है 1761 में हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसके सारे कारण आपको पता है कि इसके कारण क्या थे, कि मराठों की मतलब बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है, और अहमद शाह की बढ़ती हुई भारत के लिए इंटरेस्ट। ठीक है, वो एक ही सेम ही चीज है। तो उसके बाद मराठे ने जो अहमद शाह अब्दाली के बेटे को, तैमूर को गवर्नर पद से हटा दिया था। नजीबुद्दौला जो अहमद शाह अब्दाली के लिए विश्वसनीय था, उसको सेनापति पद से हटवा दिया था मुगलों के साथ मिलकर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुगलों की तरफ खींच रही थी अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, और युद्ध होता है। इस युद्ध में अहम मराठों का साथ कोई नहीं देता, मराठा बेचारा अकेला ही लड़ता है। चाहे इसमें सिख है, राजपूत है, बुंदेले हैं, जाट हैं, कोई इसकी हेल्प नहीं करता। सिर्फ एक जाट व्यक्ति सूरजमल आगे आता है, जो उसको सलाह देता है कि आप जो है इनको, स्त्रियों को सेना में मत, वहां पे मत लेके जाओ जहां आप युद्ध क्षेत्रों में जा रहे हो, खामा खा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इनको पता नहीं सदाशिव भाव को क्या ही चढ़ी थी कि मैं तो सबको साथ लेके जाऊंगा, उसको पता नहीं क्या मोटिवेशन मिलेगा इनको देख देख के। तो सबसे ज्यादा संख्या नौकरों की, स्त्रियों की वो लेके गया था। मराठों के जो तोप खाने थे, इन्होंने कहा था सूरजमल ने कि आप तोपें हल्की रखना। ठीक है, आपकी बहुत भारी भारी तोपें हैं जो पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाएंगी। तो इनकी तोपें भी भारी थी। मराठों की जो तोपें रहती हैं, वो उनकी जो देख रेख करता वो इब्राहिम गारदी है, और बाद में इब्राहिम गारदी मराठों की तरफ से लड़ता हुआ मुस्लिम मारा जाता है। ठीक है, था ये मुस्लिम, लड़ता है मराठों की तरफ से। तीनों ही राइट आंसर है, सी सभी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1677 से 78 ईस्वी में शिवाजी ने पूर्वी कर्नाटक पर आक्रमण किया था। बिल्कुल राइट है। जब इसको
जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है। इसके बाद ये वहां से भाग जाता है और भागने के बाद दोबारा पूरा आने के बाद पूरे अपने जिले को जीतता है, सूरत की दोबारा से लूट करता है। फिर उसके बाद लास्ट जो इसका अभियान होता है 1677 से 78, डेट लिखी आती है, 77 भी लिखी आ सकती है, 78 भी लिखी आ सकती है। इसमें ये क्या करेगा, कर्नाटक का अभियान जिसको जिंजी अभियान कहते हैं, जो आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाह का विरोध इसमें सबसे ज्यादा इसने किया है। और उसके बाद जिंजी, मदुरई और वेल्लूर, बहुत सारे एरियाज ने जीते थे, तो ये राइट आंसर है। ठीक है। शिवाजी ने अपने भाई वेंकोजी से अपने पिता की जागीर में आधा भाग मांगा था, ये भी राइट है। इसने अपने भाई से कहा था कि मेरे फादर की जो भी जागीर है उसमें से आधा मेरे को दो। तो दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है। ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे अवध को, सिख को, जो भी रहते हैं टॉपिक। ठीक है। तो ओके, बाय बाय।